बच्चों स्टीरियो सेंटर क्या होता है? स्टीरियो सेंटर इज एटम इन ए मॉलिक्यूल एट विच वन स्विच आर डन, देन रिजल्टिंग ए न्यू स्टीरियो आइसोमर्स विल बी ऑब्टेन, देन वन स्टीरियो सेंटर इज प्रेजेंट बिटवीन दिस एटम और ग्रुप ऑफ एटम। आप ऐसे देखें बच्चों, जैसे अभी ये सिस ओरिएंटेशन में है, ये सिस ओरिएंटेशन में है, और अगर मैंने यहाँ स्विच कर दिया, इस बी को ऊपर ले गया, ए को नीचे ले आया, तो अब ये ट्रांस बन गया। अगर किसी कंपाउंड में किसी एटम और ग्रुप ऑफ एटम को स्विच करने पर अगर उसका एक नया स्टीरियो आइसोमर बनता है, तो इसका मतलब है उन एटम और ग्रुप ऑफ एटम के बीच में, इसके बीच में एक स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है। जैसे अभी आप देखो, जैसे आपने घर में देखा होगा, अपने जो लाइट के स्विचेस होते हैं, मान लीजिए सारे स्विचेस बंद है, तो सारे स्विचेस बंद है, तो वह अगर अपन माने सिस कन्फर्म में है, अगर आपने एक बटन को ऑन कर दिया तो वह क्या हो जाएगा, उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, मतलब सिस से ट्रांस बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर किन्हीं एटम और ग्रुप ऑफ एटम के बीच में एक स्विच करने से, स्टीरियो सेंटर इज ए एटम इन ए मॉलिक्यूल एट विच वन स्विच आर डन, एक स्विच कर दें इन दोनों में, एंड रिजल्टिंग इन न्यू स्टीरियो आइसोमर फॉर्म, अगर एक नया स्टीरियो आइसोमर बन जाता है, देन दैट एटम विल बी स्टीरियो सेंटर। मतलब इन एटम्स के बीच में क्या है, स्टीरियो सेंटर है। अब स्टीरियो सेंटर वैसे अगर देखें तो जहां से भी कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, वहां एक स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट होता है। जैसे ये जीआई शो कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है। अब अपन इसमें और एग्जांपल करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर में फर्स्ट केस आता है व्हेन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। तो जब मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है तो टोटल जीआई जो बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर n। n का मतलब क्या होता है, स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर मतलब स्टीरियो सेंटर जहां से भी वो जीआई शो करता है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां से भी वह ज्योमेट्रिकल सेंटर है, जितने भी ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं वो उन सभी को अपन एक एक स्टीरियो सेंटर कंसिडर करेंगे। बच्चों एग्जांपल देखते हैं हम इसके। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आप सब डबल बॉन्ड को देखिए, कितने डबल बॉन्ड ऐसे हैं जो जीआई शो कर रहे हैं। जैसे ये वाला डबल बॉन्ड जो बच्चों एच और मिथाइल, एच और पूरा ग्रुप अलग अलग है, तो ये वाला जीआई शो कर रहा है, मतलब एक स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है। जो अभी हमने स्टीरियो सेंटर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्टीरियो सेंटर ऐसे एटम और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिसमें वन स्विच करने पे नया स्टीरियो आइसोमर मिलता है। तो एक स्टीरियो सेंटर यहाँ पे, एक स्टीरियो सेंटर यहाँ पे। यहाँ क्लोरीन है या CH3 है, तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है तो बच्चों टोटल जीआई जो बनेंगे वो 2 की पावर 2 मतलब 4 बनेंगे। सेकेंड वाले में देखिए बच्चों, यहां से जीआई शो करेगा ये ऑक्साइम से, यहां से जीआई शो करेगा, यहां से जीआई शो करेगा, तो इसमें 3 स्टीरियो सेंटर हो गए। 3 स्टीरियो सेंटर हो गए मतलब इसमें हो गया 2 की पावर 3 कितना 8। थर्ड एग्जांपल देखते हैं बच्चों। थर्ड एग्जांपल में यहां से जीआई शो करेगा, यहां से जीआई शो करेगा, मतलब स्टीरियो सेंटर का मतलब ये हो गया बच्चों कि जहां से भी जीआई शो कर रहा है वहां एक स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट होगा। अब देखो यहां पर इस कार्बन से दोनों अटैच एटम और ग्रुप एटम सेम है, दोनों हाइड्रोजन है, तो ये वाला जीआई शो नहीं करेगा। जीआई शो नहीं करेगा तो यहाँ पे स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जब स्विच भी कर दोगे बच्चों तो नया स्टीरियो आइसोमर नहीं मिलेगा। नया स्टीरियो आइसोमर नहीं मिलेगा, इसका मतलब है क्या है, यहाँ पे यहाँ स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट नहीं है। तो 2 स्टीरियो सेंटर है, तो 2 की पावर 2 4। अगेन देखो बच्चों, यहाँ 1 2 और 3 स्टीरियो सेंटर हैं, 2 की पावर 3 8। अगेन 5th नंबर और 6th नंबर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। 5th नंबर को ट्राई करते हैं। देखिए बच्चों, एक स्टीरियो सेंटर तो ये यहाँ पर है, एक स्टीरियो सेंटर यहाँ पर है, 2 स्टीरियो सेंटर हैं। ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस स्टीरियो सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? आपको मैंने बताया था साइक्लोएल्कीन अप टू 7 कार्बन एटम डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों ये जो डबल बॉन्ड है, ये इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जीआई शो नहीं होगा। हाँ, अगर ये रिंग साइज 8 मेंबर या उससे बड़ा होता तो यहां से ये जीआई शो करता, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। तो 2 स्टीरियो सेंटर हैं, 2 स्टीरियो सेंटर हैं, तो 2 की पावर 2 4। नेक्स्ट वाला आता है बेटा ये, इसमें क्या करें बच्चों,
इस वाले में जैसे ये वाला एक ज्योमेट्रिकल सेंटर, ये ज्योमेट्रिकल बच्चों यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ H है, तो ये रिंग के अक्रॉस भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा, क्योंकि ये रिंग भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी तो इसका मतलब 2 की पावर 3 कितना हो गया 8। इसके अक्रॉस भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। दोबारा से देखें, इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस एक ज्योमेट्रिकल सेंटर, रिंग के अक्रॉस भी ज्योमेट्रिकल सेंटर। प्रीवियस केस में नहीं था, क्योंकि प्रीवियस केस में डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड कार्बन पर है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, 2 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम है, इसलिए ये GI शो करेगा। अगेन 7th एग्जाम्पल बेटा, यहाँ एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है, यहाँ भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर है। अगेन रिंग के अक्रॉस देखिए बेटा, ये और ये रिंग के अक्रॉस, इस रिंग के अक्रॉस भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर प्रेजेंट है, तो रिंग के अक्रॉस भी एक ज्योमेट्रिकल सेंटर प्रेजेंट है। तो बेटा ये H और ये पूरा ग्रुप अलग है, H और ये पूरा ग्रुप अलग अलग है, इसका मतलब ये GI शो करेगा। तो GI शो करेगा तो इसमें 3 स्टीरियो सेंटर हो गए बच्चों, तो ये आएगा हमारे पास 2 की पावर 3 = 8। हाँ बच्चों, हमारे पास कैसे सेकेंड आता है व्हेन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो तो उसमें 2 केसेस होंगे। पहला केस इवन नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट हो। अब इवन नंबर ऑफ सेंटर होंगे तो टोटल GI 2 की पावर n-1 प्लस, बेटा देखो इवन नंबर को पहले 2 से डिवाइड करोगे, फिर 1 से माइनस करोगे। ऑड नंबर में भी 2 की पावर n-1 प्लस, पहले ऑड नंबर को माइनस करोगे, फिर उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे। तो इसके एग्जांपल लेते हैं बच्चों अपन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH। देखिए मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, CH3 CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH CH पूरी तरह सिमेट्रिकल है। तो देखिए इसके टोटल GI कैसे बनेंगे, टोटल GI = 2 की पावर 2 - 1 प्लस 2 की पावर 2/2 - 1, तो ये हो गया बेटा 2 + 1। टोटल GI इसके बने 3। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं, दोनों ओरिएंटेशन सिस हो सकते हैं, दोनों ओरिएंटेशन ट्रांस हो सकते हैं, और एक ओरिएंटेशन सिस हो सकता है, एक ओरिएंटेशन ट्रांस। सिस ट्रांस बोलो या ट्रांसिस बोलो एक ही बात है बच्चों, सिस ट्रांस बोलो या ट्रांसिस बोलो एक ही बात है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। दूसरा केस आता है इसमें अनसिमेट्रिकल वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C। देखिए इसमें 1 2 3 स्टीरियो सेंटर हैं, 3 स्टीरियो सेंटर हैं, तो टोटल GI = 2 की पावर 3 - 1 प्लस 2 की पावर 3 - 1/2, तो ये हो गया 4 + 2। टोटल GI हो गए हमारे पास 6। इसके बाद बच्चों अपन एक क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल having molecular formula C2FClBrI। इस क्वेश्चन को सोल्व करें बच्चों। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, हाउ मेनी पोजीशन आइसोमर ऑफ ऑक्टीन can show geometrical isomerism। ये दोनों क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। आपको मैंने क्वेश्चन दिया था बेटा, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2FClBrI। ये देखिए C2, ये FClBrI। ऐसे क्वेश्चनों को करते टाइम आप क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों DU निकालेंगे। इसका DU कितना है, इसका DU आएगा इसका 1। 2 + 1 - 4/2, इससे आगे DU1। अब DU1 का मतलब क्या होता है, DU1 का मीनिंग होता है या तो बेटा अपन डबल बॉन्ड बनाएंगे या साइक्लिक रिंग बनाएंगे। अब रिंग बनाने के लिए मिनिमम 3 कार्बन एटम चाहिए मुझे, यहाँ कार्बन एटम 2 हैं। या फिर हाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ बच्चों कि रिंग बनाने के लिए मुझे हेलोजन चाहिए, लेकिन हेलोजन रिंग में नहीं आएगा क्योंकि हेलोजन मोनोवेलेंट होता है। अगर हेलोजन बाईवेलेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन बाईवेलेंट होता है तो वो रिंग में आ जाता।
लेकिन हेलोजन जो है वह मोनोवेलेंट होता है, इसलिए वो रिंग में नहीं आएगा, इसलिए अपन इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें एक डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो डबल बॉन्ड बनाने में देखिए बेटा एक बार क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। एक बार बच्चों मैंने फ्लोरीन के साथ क्लोरीन रख लिया, बाकी बचा क्या यहाँ बच्चों, ब्रोमीन, और यहाँ बचा आयोडीन। दूसरा ध्यान से, फ्लोरीन के साथ मैंने यहाँ रखा ब्रोमीन Cl और यहाँ आ गया I। एक बार मैंने फ्लोरीन के साथ यहाँ रखा क्या, आयोडीन। एक बार मैंने यहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन। तो देखिए थोड़ा ध्यान से, एक बार फ्लोरीन के साथ क्लोरीन, एक बार फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन, एक बार फ्लोरीन के साथ आयोडीन। ठीक है, तो मैंने 3 चीजें रखी। तो 3 चीजें रखने पे यहाँ पे इसके 2 ओरिएंटेशन बनेंगे। ये E भी हो सकता है और ये Z भी हो सकता है बच्चों। ये E भी हो सकता है, ये Z भी हो सकता है, ये E भी हो सकता है और Z भी हो सकता है। तो टोटल मिला के मेरे पास 6 स्टीरियो आइसोमर बनेंगे। ठीक, उसके बाद बच्चों मैंने एक और क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था कि हाउ मेनी पोजिशन आइसोमर्स ऑफ ऑक्टीन कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा ऑक्टीन बना लें। ऑक्टीन मतलब कितने कार्बन, 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए बेटा, अगर आप यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे तो दोनों वैलेंसी सेम होगी, तो यहाँ GI शो नहीं करेगा। अब दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे GI शो करेगा, मतलब एक ही हो गया। यहाँ तो ये भी एक हो गया बच्चों। चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, क्योंकि कंपाउंड सिमेट्रिकल है। इधर से कराएंगे तो ये 2 नंबर इधर हो गया, 2 नंबर इधर हो गया। इधर से करेंगे तो यहाँ 3 नंबर हो गया। तो बताइए कि इसके कितने आइसोमर हैं जो पोजीशन आइसोमर हैं जो GI शो करेंगे, 3। बच्चों पोजीशन आइसोमर का मतलब क्या होता है, पैरेंट चेन में कार्बन का नंबर सेम रहता है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है। मल्टीपल बॉन्ड एक बार यहाँ आ जाएगा, एक बार यहाँ आ जाएगा, एक बार यहाँ आ जाएगा। हाँ बच्चों, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ 1 2 3 ट्राई क्लोरोप्रोपेन साइक्लोप्रोपेन, इसके बनाते हैं बच्चों हम। देखिए बच्चों, इसमें मैंने तीनों Cl को जो है वह डार्क लाइन पर रखा, तीनों Cl को डार्क लाइन पर रखा। इसका मतलब ये क्या है, तीनों Cl हैं सिस। अब मैं एक ओरिएंटेशन और बनाता हूं। एक को मैंने इसको ट्रांसफर किया, एक को मैंने इसको ट्रांसफर किया। तो अब कई बच्चा कह सकता है कि सर मैं 2 को भी ट्रांसफर कर दूं, तो कर दो बेटा। आप थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, ये और ये सेम है। क्यों, इसमें ये दोनों क्लोरीन तो सिस हैं और इसके रेस्पेक्ट में ट्रांस है। इसमें भी ये दोनों तो सिस हैं और एक के रेस्पेक्ट में ट्रांस है। तो इसका मतलब है ये बनाओ चाहे ये बनाओ, एक ही बात है। इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो, ये 1 ब्रोमो 2 3 डाइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन। देखो बेटा इसका कैसे बनेगा, तीनों अभी कहां पर हैं, सिस पर हैं। एक बार मैंने इसको ट्रांसफर रखा बेटा Br को, और ये Cl ऐसे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक बार Br को चेंज कर दिया था। अब मैं दोनों Cl में से, ये दोनों Cl हैं, इस दोनों Cl में से किसी भी एक Cl को चेंज कर दो, दोनों Cl में से किसी भी एक Cl को चेंज कर दो। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बने, 1 2 और 3। इसके GI बने बच्चों 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ 1 2 3 4 टेट्राक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। देखिए बच्चों इसको बनाते हैं हम। देखिए यहां पे मैंने सारे जो Cl हैं उनको सिस ओरिएंटेशन में रखा है, सारों को मैंने सिस ओरिएंटेशन में रखा है। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे एक को चेंज किया है, एक को मैंने ट्रांस किया है बच्चों। उसके बाद मैं 2 को ट्रांस करूंगा। 2 को ट्रांस करने में पोजीशन जो है वो मैटर करेगी। 1 2 वाले, एक बार बेटा ये है 1 3 वाले, 1 3 वाले ट्रांस हो जाएंगे। ये जो बचे हुए हैं इनका ओरिएंटेशन जो है ये Cl पे ही रहेगा, डार्क पे ही रहेगा, ये
डार्क पर ही रहेगा ये। तो बच्चों इसके जो जीआई बनेंगे वो जीआई बनेंगे इसके 4। बच्चों ऑप्टिकल आइसोमर्स, जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स के 2 पार्ट पढ़े थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमने कंप्लीट कर लिया है, अब आते हैं हम ऑप्टिकल आइसोमर्स पे। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं बच्चों? दोस स्टीरियो आइसोमर्स व्हिच हैव डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब कैसे इसका बिहेवियर डिफरेंट होता है इसको समझते हैं। जैसे बच्चों ये नॉर्मल लाइट है, ये नॉर्मल लाइट है, इस नॉर्मल लाइट का ना सभी डायरेक्शन में जो है वो लाइट आ रही है। इस नॉर्मल लाइट को एक प्रिज्म होता है जिसे बोलते हैं हम निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसी लाइट होती है? ऐसी लाइट जिसका ऑसिलेशन एक ही डायरेक्शन में होता है। अब हम क्या करेंगे, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है सैंपल ट्यूब में से पास करेंगे। तो सैंपल ट्यूब में से पास करने पे क्या होगा कि ये फोटॉन्स के पार्टिकल और इस सैंपल के पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होगा। कोलिजन होने से जो हमारे साथ जो एनालाइजर होता है, एनालाइजर एक डिवाइस होता है जिसमें 0 से 360 तक मतलब डिग्रीज रहती है। तो उसमें जो है या तो क्लॉकवाइज मूव करेगा या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। उस बिहाफ पे हम बताएंगे कि ये लाइट को किधर घुमाता है। अब देखो एनालाइजर पे क्या करते हैं हम, एनालाइजर पे अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज मूव कराता है तो इसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज मूव कराता है तो इसे बोलते हैं लेव्यू रोटेटरी। तो दोस कंपाउंड विच रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और दोस कंपाउंड विच रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर नोन एज लेव्यू रोटेटरी कंपाउंड। हाँ, एक कंडीशन ये भी हो सकती है बेटा कि लाइट पे कोई रेस्पॉन्स ही नहीं करे। अगर लाइट पे कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, वह ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये लाइट को रेस्पॉन्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड कैसे हैं, ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हैं। जबकि ये वाला कंपाउंड जो लाइट को रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है। बच्चों नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन। अभी जो हमने एनालाइजर पे देखा था बच्चों कि एनालाइजर पे या तो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो कितना रोटेट करता है वो किस पे डिपेंड करता है घुमाने का। फर्स्ट आता है उसमें हमारे पास कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस में मेजर करेंगे बच्चों? ग्राम पर ml में। तो थीटा जो होता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेकेंड आता है हमारे पास लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब की लेंथ बेटा मेजर करते हैं डेसीमीटर में, और डेसीमीटर में एक कन्वर्जन आपको आना चाहिए, 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होता है। थीटा जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे अपन, कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास कंसंट्रेट सॉल्यूशन है तो सोल्यूट के पार्टिकल ज्यादा होंगे तो फोटोन और उसमें कोलिजन ज्यादा होगा। जितना ज्यादा कोलिजन होगा एनालाइजर पे डेविएशन उतना ज्यादा आएगा, थीटा उतना ज्यादा आएगा। लेंथ अगर सैंपल ट्यूब की लेंथ ज्यादा है तो मॉलिक्यूल दूर से आके कोलिजन करेंगे तो थीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर कोई पास से कोलिजन करेगा तो इतना इफेक्टिवली थीटा नहीं आ पाएगा। जैसे लॉन्ग जंप और हाई जंप में अपन करते हैं तो अपन अगर दूर से भाग के आते हैं तो काफी लंबा जंप कर लेते हैं। वैसी तरह अगर सैंपल ट्यूब की लेंथ बड़ी होगी तो उसमें कोलिजन ज्यादा इफेक्टिव होंगे। बच्चों जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं थीटा अपॉन एल इंटू सी। थीटा अपॉन सी भी कांस्टेंट, थीटा अपॉन एल भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू थीटा एल इंटू सी, लैम्डा और ये टेम्परेचर। बच्चों इसका मतलब क्या है, ये अल्फा, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है कि ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे कर रहे हैं। जो भी लाइट लेंगे हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट लेंगे। टेम्परेचर का मतलब है कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर आपने टेम्परेचर को वेरी कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। तो यहां से बेटा हम बोलता हूँ अल्फा को मैं डिफाइन करता हूँ, अल्फा होता है यहाँ स्पेसिफिक रोटेशन, और इफ L इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर
if L is equals to 1 decimeter and C is equals to 1 gram per ml, then अल्फा इज इक्वल्स टू थीटा। यहाँ एक बात लिखने लायक है, इंपॉर्टेंट नोट है कि वैल्यू ऑफ अल्फा डू नॉट डिपेंड्स ऑन थीटा एल एंड सी। थीटा एल सी पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चों आपने कंसंट्रेशन को अगर 4 टाइम्स कर दिया तो थीटा भी 4 टाइम्स हो जाएगा, थीटा भी 4 टाइम्स हो जाएगा, तो दोनों का रेशियो क्या रहेगा? सेम। अगर आपने लेंथ को 5 टाइम्स कर दिया तो थीटा भी क्या हो जाएगा? 5 टाइम्स। दोनों का रेशियो क्या रहेगा? सेम। इसलिए ध्यान रखो, अल्फा की वैल्यू थीटा एल व सी पे डिपेंड नहीं करती है। अल्फा को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो हर कंपाउंड का स्पेस रोटेशन फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। कायरल सेंटर, बच्चों कायरल सेंटर क्या होता है? कायरल सेंटर एक ऐसा एटम होता है जिससे 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच होते हैं। तो कायरल सेंटर इज एटम, ये कार्बन एटम भी हो सकता है, अदर एटम भी हो सकते हैं, विच जॉइंड बाय 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम। जैसे देखिए बच्चों, जैसे ये, तो ये एक कायरल सेंटर है, सल्फर के अक्रॉस कायरल सेंटर। अब बच्चों जैसे ये मैंने ऐसे लिखा, दूसरा एग्जाम्पल यहां पे ऐसा लिखा। अब देखिए ये वाला जो एटम है ये कायरल कार्बन एटम है। ये वाला जो एटम है इसे बोलूंगा मैं, सॉरी, कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम। अब जैसे बच्चों कार्बन एटम होता है तो उसे स्पेशली बोल देते हैं कायरल कार्बन एटम, नहीं तो इसे बोलते हैं कायरल सेंटर। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी कायरल सेंटर आर प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो कायरल सेंटर क्या है? जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है। या हाउ मेनी कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन एटम भी पूछा जा सकता है, कायरल कार्बन एटम कितने प्रेजेंट हैं। लेट्स स्टार्ट एग्जाम्पल। बताओ बेटा इसमें कायरल कार्बन एटम कितने हैं? जैसे इसमें बच्चों 1 और 1 2 कायरल कार्बन एटम है, इसमें 1 2 3 कायरल कार्बन एटम है। थर्ड एग्जांपल लिखते हैं अपन ऐसा वाला, थर्ड एग्जांपल ऐसे लिखते हैं बच्चों, मैंने लिखा है CHO CHOH का होल 4 CH2H, तो इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा CHO, ये CHOH 4 बार लिखूंगा बच्चों, और ये CH2OH। अब कायरल कार्बन एटम क्या होता है? 1 2, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है। तो इसमें कितने कायरल कार्बन एटम हैं? 4 कायरल कार्बन एटम हैं। हाँ बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल, 4th नंबर एग्जांपल में कायरल कार्बन गिनते हैं। बच्चों कायरल कार्बन यहां से देखेंगे तो इधर जाएंगे तो ये CH3, इधर से CH2 CH2 CH2, इधर जा रहे हैं इधर जा रहे हैं, दोनों तरफ सेम है, मतलब इसमें कोई कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, 5 नंबर वाला, कितने कायरल कार्बन एटम है? ऐसा कार्बन देखना है जिसकी चारों वैलेंसी अलग है। बच्चों ये वाला 1 2। अब देखो जहां पर भी बाइसाइक्लो रिंग फ्यूज होती है ना बच्चों, वहां कायरल कार्बन होगा। देखो कैसे, यहाँ पे H, अब इधर जाओ CH2, इधर जाओ CH2, इधर CHCl CHOH अलग अलग आ गया, यहाँ पे भी अलग आ गया। अब आप पूछोगे बच्चों कहाँ तक सर, हमें कहाँ तक चेक करना है? जैसे एक कार्बन से इधर CH2 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 CH2, इधर भी CH2 CH2 CH2, अगर लास्ट में भी जाके भी, इधर मान लीजिए दिल्ली में जाके डिफरेंट आ गया, इधर बॉम्बे में जाके डिफरेंट आ गया, तब भी उसमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो आपको लास्ट तक चेक करना है कायरल कार्बन के लिए बच्चों। तो ये वाला कायरल कार्बन, ये वाला कार्बन का, ये वाला, तो इसमें कितने कायरल कार्बन एटम हो गए? 6। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं बच्चों। इस वाले एग्जांपल में कायरल कार्बन एटम काउंट करना है बेटा। एक क्लोरीन वाला, ये यहाँ फ्यूज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, और बेटा ये वाला 8। थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, ये मिथाइल है, इधर इथाइल है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, तो 3 वैलेंसी और 4th वैलेंसी रिंग से अटैच है। तो इसका मतलब इसमें हो गए टोटल 7 कायरल कार्बन एटम। नेक्स्ट वाला बच्चों बेंजीन है, तो बेंजीन की जगह मैं डबल बॉन्ड भी बना सकता हूं, तो बेंजीन वाला डबल बॉन्ड वाला कायरल कार्बन एटम नहीं होगा। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6,
तो इसमें कायरल कार्बन एटम का नंबर कितना हो गया 6। नेक्स्ट वाला ये यहाँ ऐसा है तो बेटा इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये भी कायरल कार्बन एटम है, तो इसमें का आंसर हो गया 12। इसमें देखिए बच्चों ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक तो सबसे पहले ये वाला कायरल कार्बन एटम, एक ये वाला कायरल कार्बन एटम, इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है। अब इस वाले को देखते हैं थोड़ा ध्यान से। H और ये वाला ग्रुप तो अलग अलग है, यहाँ पे H और ये वाला ग्रुप अलग है। अब इधर से देखो, यहाँ से यहाँ CS2, इधर भी CS2 बच्चों, फिर CS2, फिर CS2, फिर CS2, फिर CS2, फिर ऐसा CS2 आ रहा है, यहाँ ऐसा CH आ रहा है जिसपे क्लोरीन है। तो बच्चों यहाँ से इस जगह से यहाँ तक, तो इस जगह से यहाँ तक तो इन दोनों में सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ जाके डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब इसमें कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसमें 3 कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, अपन ऐसे करते हैं इसमें, ये वाला 1 2 3 4 5 6, मतलब हाँ हमें ऐसा कार्बन ढूंढना है जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आप 4th वैलेंसी को हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर लें, देख लें, तो इसमें 1 2 3 4 5 6, तो द आंसर इज 6। बच्चों नोमेनक्लेचर ऑफ कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमने सिस्टान सिनेंटी इजेट पढ़ा था, वैसे ही हम ऑप्टिकल आइसोमर्स में ये कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट आता है बच्चों एब्सोल्यूट नोमेनक्लेचर या आरएस नोमेनक्लेचर, सेकंड आता है रिलेटिव नोमेनक्लेचर या डीएल नोमेनक्लेचर। आरएस नोमेनक्लेचर किसका करेंगे, ध्यान रखना, आरएस नोमेनक्लेचर केवल कायरल कार्बन एटम का करेंगे। अगर कोई एटम कायरल नहीं है तो हम उसका आरएस नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे। तो आर का मतलब होता है बेटा रेक्टस, रेक्टस को बोलते हैं क्लॉकवाइज। एस का मतलब होता है बच्चों सिनिस्टर, सिनिस्टर को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए बच्चों आरएस नोमेनक्लेचर हम 2 प्रोजेक्शन में सीखेंगे। फर्स्ट फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन की जो लाइन है बच्चों इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, इसे बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और ये वाली जो लाइन है इसे बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एक सिंगल कायरल कार्बन एटम का फिशर प्रोजेक्शन है, ये 2 कायरल कार्बन एटम का फिशर प्रोजेक्शन है। अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा कायरल कार्बन एटम हो जाते हैं तो इस तरह अपन इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं। अब बात आती है कि हम इसमें आरएस नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। बच्चों हम क्या करेंगे कि फिशर प्रोजेक्ट यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे। प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग देंगे, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग देंगे। सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग अगर हम प्रायोरिटी देंगे तो प्रायोरिटी देने के बाद हमें 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है। सपोज करो, लेट्स टेक 1 एग्जांपल। अगर मान लीजिए प्रायोरिटी 1 2 और 3 इसको जाती है और 4 इसको जाती है बच्चों, ये प्रायोरिटी हमने किसके बेसिस पे दी है, सीआईपी रूल के बेसिस पे। ध्यान रखना ये प्रायोरिटी सीआईपी रूल के बेसिस पे करनी है। जो हमने सीआईपी रूल पढ़े थे ईजेड में, सबसे पहले एटॉमिक नंबर को, फिर एटॉमिक मास को, फिर डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, ये सब। तो देखिए हमें क्या करना है, 1 से लेके 2 जाना है, 1 से 2, 2 से 3 जाना है। 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हो तो आप क्लॉकवाइज जा रहे हो बच्चों। कैसे जा रहे हो आप, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हो। लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो उसके लिए एक रूल है, इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है तो आर नोमेनक्लेचर एस में चेंज हो जाता है और एस नोमेनक्लेचर आर में चेंज हो जाता है। जैसे मैं बच्चों इसमें क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो आर आना चाहिए, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे आने की वजह से इसका नोमेनक्लेचर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, इसका नोमेनक्लेचर एस आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इसी में दूसरा एक और पॉइंट ले सकते हैं अपन कि अगर मान लीजिए लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, सपोज करो मैंने प्रायोरिटी इस तरह करी 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ऐसे प्रायोरिटी किया बच्चों मैंने, और लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पर आया। इफ लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन वर्टिकल लाइन देन नोमेनक्लेचर रिमेन सेम। तो बच्चों 1 से 2, 2 से 3 जा रहा हूं तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा हूं। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में आता है तो हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर आर आ रहा है तो हमें आर लिखना है और एस आ रहा है तो हमें एस लिखना है। ये बच्चों जस्ट मैंने इसको आपको जस्ट एक रैंडम आइडिया दिया था कि आप प्रायोरिटी करके 1 से 2, 2 से 3 जाना। अब हम इसके इलुस्ट्रेशंस करेंगे, 1 बाय 1 करके इलुस्ट्रेशंस करेंगे बच्चों 1 बाय 1 करके एग्जांपल में हम आरएस नोमेनक्लेचर करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हम सीआईपी रूल अप्लाई करते हैं। सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग बच्चों फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जानी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी जानी चाहिए बच्चों OH को, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है।
फिर इसके बाद यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी जानी चाहिए बेटा इसको, कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन या कार्बन के बाद हाइड्रोजन, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको। अब मैंने बोला था आपको 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, तो बच्चों 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, और ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो मैं जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब ऐसा आएगा, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने की वजह से एस किस में चेंज हो जाएगा, आर में, तो इसका नाम हो गया बेटा आर। अगेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में एटॉमिक नंबर किसका जाता है बच्चों, आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, ये 1 से 2, 2 से 3। कैसे जा रहा हूं मैं, 1 से 2, 2 से 3 में जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन में, नो चेंज, एस का ऐसे ही रहेगा। अब देखिए 2 कायरल कार्बन वाले क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है बच्चों। ये वाला है, इस कार्बन से देखो यहाँ क्लोरीन, यहाँ कार्बन और यहाँ भी कार्बन, थोड़ा ध्यान से देखें सब, यहाँ से क्लोरीन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई क्लोरीन को। यहाँ कार्बन के बाद बच्चों हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन के बाद क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। सेकंड प्रायोरिटी इस पूरे ग्रुप को, थर्ड प्रायोरिटी इसको जाएगी बच्चों। तो 1 से 2, 2 से 3 जा रहा हूँ मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो आर आना चाहिए। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो आर किस में चेंज हो जाएगा, एस में। अगेन यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी है, यहाँ फर्स्ट प्रायोरिटी, यहाँ सेकंड प्रायोरिटी, यहाँ थर्ड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। कैसे जा रहा हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने की वजह से एस आएगा, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर होने की वजह से क्या हो गया, आर। एक बार प्रायोरिटी देना और दोबारा से सीख लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी क्लोरीन को गई, क्लोरीन को, यहाँ कार्बन है, यहाँ बेंजीन में भी सारे कार्बन है, लेकिन बच्चों यहाँ कार्बन के बाद क्लोरीन है, बेंजीन में कार्बन के अंदर क्या है, कार्बन ही है। इसका मतलब है कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, एस जा रहे, आर आ जाएगा। इसके बाद बच्चों हम फोर्थ एग्जाम्पल पर आते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल को प्रायोरिटी करते हैं बच्चों। इस वाले कायरल कार्बन के लिए यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन और यहाँ भी कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑक्सीजन को, नो प्रॉब्लम। दूसरी प्रायोरिटी के लिए देखो बेटा यहाँ कार्बन है, बिल्कुल कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, कार्बन के बाद ब्रोमीन है। बताओ किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये सेकंड प्रायोरिटी इसको देंगे, थर्ड प्रायोरिटी इसको देंगे। तो बेटा ये ऐसे जा रहा हूँ मैं, कैसे जा रहा हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया एस, एस लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो ये हो जाएगा आर। इसमें देखिए इस वाले के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी इसको दिया मैंने, ब्रोमीन को। अब देखिए बच्चों यहाँ से कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान से देखें। ये कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ये एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। ये कार्बन एक ऑक्सीजन और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन एक ऑक्सीजन और एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जबकि नीचे वाला कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो 1, 2, 3 क्लॉकवाइज जा रहा हूँ। क्लॉकवाइज जाने को बोलते हैं आर। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो उसे बोल देंगे एस। नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है बच्चों, ये एग्जाम्पल में 3 कायरल सेंटर हैं। मॉलिक्यूल में जितने कायरल सेंटर होते हैं उन सभी के अक्रॉस हमें आरएस करना होता है। बच्चों यहाँ से गए कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, फर्स्ट प्रायोरिटी नाइट्रोजन को, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, कार्बन के बाद क्लोरीन, सेकंड प्रायोरिटी इसको, तो ये ऐसे आर जा रहा हूँ, लेकिन आएगा क्या, एस। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी बेटा, क्लोरीन को। अब देखिए यहाँ कार्बन, यहाँ भी कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, कार्बन के बाद ब्रोमीन, तो सेकंड प्रायोरिटी नीचे वाले को जाएगी, एस जा रहा हूँ, लेकिन आएगा क्या, आर। क्यों, क्योंकि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। थर्ड वाले में देखिए बच्चों, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, कार्बन के बाद क्लोरीन, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। कैसे जा रहा हूँ बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पे एस आएगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पे होने की वजह से क्या हो जाएगा, आर।
अगेन अब अपन 6 नंबर वाले एग्जाम्पल पे शिफ्ट होते हैं बच्चों। 6 नंबर वाला एग्जाम्पल, ठीक है। अगेन बच्चों देखो यहाँ पे, यहाँ से गए इधर कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो चली गई बेटा ऑक्सीजन को। थोड़ा ध्यान से देखना आप, यहाँ पे कार्बन के बाद ऑक्सीजन है और यहाँ कार्बन के बाद कार्बन है, मतलब ये कार्बन एक ऑक्सीजन और एक कार्बन से जुड़ रहा है, ये वाला कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। इसका मतलब प्रायोरिटी किसको जाएगी, ऊपर वाले को। तो ऊपर वाले को प्रायोरिटी देंगे तो ऐसे जाएंगे, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो बच्चों क्या आ जाएगा, आर। अब बेटा मैं थोड़ा बीच वाले को थोड़ा सा अभी नहीं, बाद में करेंगे, नीचे वाले को कर लेते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ऑक्सीजन, कार्बन के बाद 2 ऑक्सीजन, कार्बन के बाद 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, सेम वही वाला केस। तो ये क्लॉकवाइज जा रहा हूँ बेटा, आर की जगह क्या आएगा, एस, ठीक है। अब मैं बीच वाले कायरल कार्बन का आर एस करने में इंटरेस्टेड हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे सब। बीच वाले कायरल कार्बन का आर एस करने में इंटरेस्टेड हूं, तो बच्चों इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी तो चली गई OH को। अब सेकंड प्रायोरिटी देखो, अगर आप एटम और ग्रुप ऑफ एटम को देखोगे तो इस कार्बन से ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों पार्ट सिमिलर हैं, तो फिर हम कैसे प्रायोरिटी करें। जब मैंने EZ के क्वेश्चन करवाए थे तब मैंने आपको बताया था R और S में किसको प्रायोरिटी देते हैं, R को। Z और E में किसको प्रायोरिटी देते हैं, Z को। R को प्रायोरिटी देने का रीजन है ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। Z के अलावा बाकी और कोई भी आ जाए सबको अल्फाबेटिक ऑर्डर में प्रायोरिटी करते हैं। तो देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी ऊपर वाले को, थर्ड प्रायोरिटी नीचे वाले को। क्योंकि बेटा स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ रहे हैं हम, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री का जो मीनिंग होता है वो होता है सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। बच्चों यहाँ ओरिएंटेशन R है, यहाँ ओरिएंटेशन S है, मतलब ओरिएंटेशन का डिफरेंस है, ओरिएंटेशन का डिफरेंस है, इसीलिए हम यहाँ अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम R को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी ऊपर वाले को, थर्ड प्रायोरिटी S जा रहा हूँ, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो हो जाएगा बेटा R। तो ये बीच वाले का जो नोमेनक्लेचर हो गया ये R। एक और इम्पोर्टेंट बात बेटा, इस तरीके का केस आ जाता है तो इस वाले कार्बन को हम एक नाम देते हैं क्या, सूडो कायरल कार्बन एटम। सूडो कायरल कार्बन एटम। सूडो कायरल कार्बन एटम का मतलब क्या होता है, एक कार्बन की 2 वैलेंसी तो सेम हो, 2 वैलेंसी डिफरेंट हो, लेकिन 2 वैलेंसी सिमिलर हो लेकिन उनका ओरिएंटेशन डिफरेंट हो। सूडो कायरल कार्बन एटम, 2 वैलेंसी डिफरेंट हो, 2 वैलेंसी सेम हो, ये ऊपर वाली नीचे वाली वैलेंसी सेम है, लेकिन इनका स्पेस में 3 डायमेंशन में ओरिएंटेशन डिफरेंट हो। बच्चों इसका ओरिएंटेशन R है, इसका ओरिएंटेशन S है, दैट्स वाई इसे बोलते हैं हम, इस बीच वाले कार्बन को बोलते हैं हम सूडो कायरल कार्बन एटम। सूडो कायरल कार्बन एटम। बच्चों RS नोमेनक्लेचर इन वेस्टेज पोजीशन। देखो बच्चों वेस्टेज पोजीशन कैसा होता है, वेस्टेज पोजीशन ऐसा होता है, एक sp3 कार्बन जो होता है टेट्राहेड्रल होता है, तो टेट्राहेड्रल शेप में अपन इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लाइन होती है बच्चों इसको बोलते हैं हम डार्क लाइन, और ये जो लाइन होती है बच्चों इसको बोलते हैं डैश लाइन। ये जो डार्क लाइन होती है ये होती है बच्चों टुवार्ड द ऑब्जर्वर, और जो डैश लाइन होती है ये होती है बच्चों अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अब इसका रूल क्या है, इसमें RS नोमेनक्लेचर करने का रूल क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप should be present on dash line। जो बच्चों हम प्रायोरिटी करेंगे CIP रूल के अकॉर्डिंग वो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पर होना चाहिए। अब क्या होगा, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप is not present on dash line, then two switch are done on that chiral carbon atom
कायरल कार्बन एटम। ये बात इंपॉर्टेंट है। टू स्विच, टू स्विच करने से क्या होता है बच्चों, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है। कैसे? जैसे आप है ना किसी भी लाइट के बटन को 2 बार दबाओगे, अगर बटन बंद है तो बंद ही रहेगा, अगर चालू है तो चालू ही रहेगा। मतलब 2 स्विच करने से उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। लेट अस स्टार्ट एग्जाम्पल नंबर 1। ये H और ये मिथाइल। सबसे पहले प्रायोरिटी करें। फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी OH को, सेकंड प्रायोरिटी जाएगी COOH को, थर्ड प्रायोरिटी जाएगी मिथाइल को, और फोर्थ प्रायोरिटी गई हाइड्रोजन को। हमारा रूल क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ होना चाहिए बच्चों, डैश लाइन पर। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इसमें डैश लाइन पर नहीं है, तो हमें इसे स्विच करना पड़ेगा। अब मैं इसमें स्विच करता हूं, फर्स्ट स्विच। देखो फर्स्ट स्विच किस में करूंगा बच्चों, फर्स्ट स्विच मैंने जो है मिथाइल और उसमें कर दिया H में, तो H यहाँ आ गया, मिथाइल यहाँ आ गया। फर्स्ट इंटरचेंज इन दोनों में मैंने इंटरचेंज कर दिया। ठीक है। अब बच्चों मैं यहाँ से सेकेंड स्विच करना चाह रहा हूँ। सेकेंड स्विच, अब सेकेंड स्विच करने में आप क्या करोगे, इस हाइड्रोजन से किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करोगे, क्योंकि ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो डैश लाइन पर है। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पर है तो वो डैश लाइन पर ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्विच करेंगे। तो सेकंड स्विच या तो हम इन दोनों में करेंगे बच्चों, या इन दोनों में करेंगे, या इन दोनों में, किन्हीं भी दो में हम एक स्विच करेंगे। देखो स्विच करने पे क्या होगा, C, मैंने मान लीजिए बेटा OH और मिथाइल में एक स्विच कर दिया, तो COOH, यहाँ पे आ गया मिथाइल, यहाँ पर आ गया OH, और यहाँ था H। अब हम प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी कैसे देंगे, CIP रूल के अकॉर्डिंग। CIP रूल के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी देंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी OH को, सेकंड प्रायोरिटी COOH को, थर्ड प्रायोरिटी इसको। तो कैसे जा रहा हूँ बच्चों मैं जा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। कैसे जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ तो इसका नोमेनक्लेचर आएगा S। ये तो था बेटा एकदम प्रोसेस से। ठीक है। अब हम इसे जल्दी से करना चाहें तो कैसे करेंगे बच्चों, हम क्या करें कि इमीडिएटली H और मिथाइल में एक स्विच कर दें। मतलब लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हम डैश लाइन पे बिठा दें। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हम डैश लाइन पे बिठा दें। तो बच्चों लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को यहां आ गया और यहां आ गया, और मैंने एक स्विच किया है। इमीडिएटली अपने माइंड में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके करेंगे कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हमने डैश लाइन पे बिठा दिया, तो ठीक है। अब तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको, यहाँ मिथाइल दिखना चाहिए क्योंकि हमने एक स्विच कर लिया। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। कैसे जा रहा हूँ बेटा, R, लेकिन मैंने एक स्विच किया है। एक स्विच करने से कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो R जा रहा हूँ तो यह क्या आएगा, S। तो हमें दोनों तरह के मेथड है। स्टार्टिंग में लर्निंग फेज में आप इस वाले मेथड को अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट ही इस वाले मेथड को आप अप्लाई करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आता है बच्चों इसका ये, अब बच्चों इसका RS करना है। तो RS करना है तो कैसे करेंगे, रूल क्या है बच्चों, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को कहाँ बिठाना है, डैश लाइन पे बिठाना है। तो डैश लाइन पे बिठाने के लिए एक स्विच करना पड़ेगा। तो I यहाँ आ गया बच्चों, F यहाँ आ गया। अब ध्यान से, I यहाँ आ गया, एक स्विच कर लिया। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। कैसे जा रहा हूँ बेटा, R जा रहा हूँ, लेकिन एक स्विच कर लिया तो क्या आ गया, S। एक बार इसको दोबारा से देखेंगे। हमारा जो मेन इंटेंशन क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को डैश लाइन पे बिठाना। तो लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को हमने डैश लाइन पे बिठा दिया। फ्लोरीन को मैंने डैश लाइन पे लिया है, आयोडीन यहाँ आ गया। ये बात आप अपने दिमाग में यहीं ऑन द पेपर हो जानी चाहिए बच्चों। अब यहाँ आयोडीन है, यहाँ फ्लोरीन है, क्योंकि हमने एक स्विच कर लिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। तो 1 से 2, 2 से 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। क्लॉकवाइज में आता है R, लेकिन एक स्विच कर लिया, इसलिए क्या आएगा, S। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल, बच्चों फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी, फर्स्ट प्रायोरिटी दी हमने OH को, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी COOH को, थर्ड प्रायोरिटी इसको। तो 1 से 2, 2 से 3 जा रहे हैं। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे, कोई स्विच विच करने की जरूरत नहीं है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो इसका आएगा R। इसमें देखिए बच्चों, इसमें आपको जो है लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे नहीं है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे नहीं है, तो एक स्विच करना पड़ेगा। तो H यहाँ चला गया, OH यहाँ चला गया, तो यहाँ आ गया OH। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। कैसे जा रहा हूँ बेटा मैं जा रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ R, लेकिन एक स्विच किया है तो क्या आ जाएगा, S।
नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। ये इस वाले एग्जाम्पल में देखिए बच्चों, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी मैंने, बी आर को। फर्स्ट प्रायोरिटी बी आर को, ये बेंजीन में सारे कार्बन होंगे, यहाँ कार्बन के बाद क्लोरीन। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। तो ऐसे जा रहा हूँ, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पर है, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पर है, इसलिए हमें स्विच करने की जरूरत नहीं है। तो मैं कैसे जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, तो आएगा एस। बच्चों इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी, बेंजीन के अंदर सारे कार्बन, इसमें कार्बन के बाद कौन, ब्रोमीन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ऐसे जा रहा हूँ मैं। कैसे जा रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो क्या आएगा, एस। लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पर है, स्विच करने की जरूरत नहीं है बच्चों। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें देखिए बच्चों, इस वाले जो हम ये आर एस नोमेनक्लेचर करते हैं बच्चों, ये कायरल कार्बन का ही करते हैं। ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है बच्चों, एक डार्क लाइन पर है, एक रिमेनिंग वैलेंसी डैश लाइन पर होगी, 2 वैलेंसी तो रिंग में है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, इधर डबल बॉन्ड का बच्चों डुप्लीकेट बनेगा, इधर कोई डुप्लीकेट नहीं बनेगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, इधर वाले सेकंड प्रायोरिटी, इधर थर्ड प्रायोरिटी। तो कैसे जा रहा हूं मैं जा रहा हूं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं तो क्या आएगा, आर। बच्चों नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड डीएल नोमेनक्लेचर या रिलेटिव नोमेनक्लेचर। रिलेटिव नोमेनक्लेचर मतलब किसी चीज को रेफरेंस मान के नोमेनक्लेचर दिया गया है। एक साइंटिस्ट थे वॉन्टॉप, जिन्होंने डीएल नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया। किसके बिहाफ पे प्रपोज किया, उन्होंने ग्लिसरैल्डिहाइड के बिहाफ पे इस नोमेनक्लेचर को प्रपोज किया। तो वांटा प्रपोज डीएल नोमेनक्लेचर ऑन द बिहाफ ऑफ ग्लिसरैल्डिहाइड। इट इज एप्लीकेबल ऑन करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन। बच्चों करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन का क्या मतलब होता है, इसको देखते हैं। करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन, करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन में बच्चों जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं हम, उस आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग C1 कार्बन एटम जो है वो टॉप पर होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी C1 कार्बन एटम टॉप पर होना चाहिए और सी लास्ट कार्बन बॉटम पर होना चाहिए। देखिए इन करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन C1 कार्बन एटम प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ वर्टिकल लाइन एंड सी लास्ट प्रेजेंट ऑन बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन। तो ये जो फिशर प्रोजेक्शन की लाइन होती है बच्चों, ये टॉप, ये वर्टिकल लाइन होती है, ये वाली जो लाइन होती है ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। मतलब जो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हम नंबरिंग करते हैं, C1 कार्बन जो बड़ा फंक्शनल ग्रुप होता है उसको टॉप पर रखेंगे, जो सबसे लास्ट रहता है पैरेंट चेन में उसको नीचे की तरफ रखेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन। जैसे बच्चों इसमें देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक। इफ अदर देन हाइड्रोजन एटम एनी ग्रुप प्रेजेंट ऑन राइट हैंड साइड, जैसे ये हाइड्रोजन एटम है, ये OH जो है राइट हैंड साइड पर है, तो राइट हैंड साइड पर होगा तो उसका नेम होगा कैपिटल D, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो उसका नेम होगा कैपिटल L। तो बच्चों इसका नेम हो गया हमारे पास डी ग्लिसरैल्डिहाइड। इसका नेम हो गया डी ग्लिसरैल्डिहाइड। क्यों, क्योंकि बच्चों ये जो है ये राइट हैंड साइड पर है, OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड पर है, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर हो गया हमारे पास डी ग्लिसरैल्डिहाइड। अब बच्चों इसी में एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल COOH। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, OH OH H H CS2OH। तो बच्चों इस एग्जांपल में देखो सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप टॉप पर है COOH ग्रुप, और सबसे जो नीचे वाला है वो नीचे की तरफ है। तो पैरेंट चेन का सिलेक्शन कर लेते हैं। इसमें पैरेंट चेन में C1 कार्बन टॉप पर है और सी लास्ट कार्बन बॉटम पर है। अब देखिए बच्चों ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोजन कंपलसरी है क्योंकि बच्चों ये रिलेटिव नोमेनक्लेचर है। रिलेटिव नोमेनक्लेचर है जिसे वॉन्टॉफ ने ग्लिसरैल्डिहाइड के बिहाफ पर दिया था। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब ये वाला ग्रुप इधर है, तो ये आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग 2, तो 2 पे आ जाएगा बच्चों L। 3 पे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा D। तो इसके जब हम नाम लिखेंगे, इसका डीएल नेम लिखेंगे, तो हम 2 पर कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे कि 2 पर इसका कॉन्फ़िगरेशन L है, 3 पे इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D है। बच्चों थर्ड एग्जांपल देखते हैं अपन डीएल नोमेनक्लेचर में। देखिए बच्चों अब इसमें देखिए ये अल्कोहल और एल्डिहाइड आ रहा है। अल्कोहल और एल्डिहाइड में बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। तो C1 कार्बन एटम फर्स्ट पर होना चाहिए, सी लास्ट बॉटम पे होना चाहिए। अब देखते जाओ बच्चों, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो 2 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 2 पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D है, 3 पे कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो मैं L है, और 4 पे कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो D है, 5 पे कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा तो D है। तो वैसे ये बच्चों ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है, ऐसा आपने 12th में कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा होगा। बाकी हम लास्ट में जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इसको जब चैप्टर आएगा। ये फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर है 3 4 5 6।
हम डीएल नोमेनक्लेचर और आरएस नोमेनक्लेचर केवल कायरल कार्बन का करते हैं। तो इसमें कायरल कार्बन देखिए बच्चों 3 पे एल है, 4 पे डी है और 5 पे भी क्या है, डी कॉन्फ़िगरेशन है। अगेन इसमें 1 2 पे बच्चों एल, 3 पर एल, 4 पे डी और 5 पे भी क्या कॉन्फ़िगरेशन है, डी कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये ऐसे इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ऐसा ले लिया बच्चों, ठीक है। अब आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग किया मैंने। आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 कार्बन एटम की पैरेंट चेन है। हमने सीखा था C1 कार्बन टॉप पर होना चाहिए, C लास्ट बॉटम पर होना चाहिए। अब C लास्ट कार्बन बॉटम पे नहीं है तो क्या करें बच्चों, 2 स्विच करना पड़ेगा। 2 स्विच करना पड़ेगा। क्यों बच्चों, 2 स्विच करने से मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। अगर आप किसी भी लाइट की स्विच को 2 बार अगर आप दबाओगे तो वो जैसा पहला है वैसा के वैसे ही बाद में रहेगा बच्चों। तो देखिए हमारा इंटेंशन है CS3 को नीचे लाना। तो फर्स्ट स्विच में बच्चों ध्यान से देखिए, CS3 को इन दोनों में स्विच करेंगे बच्चों। तो हम यहाँ पे CS3, यहाँ पे आ गया NS2, ये ऐसा आ गया। तो ये हमारे ने किया एक स्विच। अब दूसरा स्विच इन दोनों में करेंगे, ये सेकंड स्विच करने पे देखो बच्चों ये इस तरीके का आएगा आपके सामने, COOH, यहाँ NS2, यहाँ H, यहाँ CS3। इसमें जो NS2 ग्रुप है वह बच्चों किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है। तो लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसका नेम आएगा बच्चों L, इसका नेम आएगा L। इसके बाद बच्चों 7th एग्जाम्पल हम लेते हैं, CS2OH, ये OH, ये OH और ये CHO, ठीक है। इस 7th एग्जाम्पल को हम कैसे समझेंगे बच्चों, 7th एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7th एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि भाई बड़ा फंक्शनल ग्रुप तो ना बॉटम पर है और छोटा फंक्शनल ग्रुप टॉप पर है। जैसे देखो बच्चों इन एग्जाम्पल में एल्डिहाइड ऊपर था, CS2OH नीचे था। तो मतलब इस CHO ग्रुप को मुझे ऊपर की तरफ ले जाना है बच्चों। CHO को मुझे ऊपर की तरफ ले जाना है तो मुझे इसे रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट कैसे करूंगा मैं, फिशर प्रोजेक्शन को रोटेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे बच्चों ये वर्टिकल लाइन है, तो इस वर्टिकल लाइन में ये वाला ये CS2OH है, ये CHO है। तो मेरा इंटेंशन है इस CHO को ऊपर ले जाना। तो आप फिशर प्रोजेक्शन को कैसे घुमाओगे, फिशर प्रोजेक्शन को आप वर्टिकल लाइन को पकड़ के प्लेन में रख के घुमाते हैं फिशर प्रोजेक्शन को। अगर आप प्लेन में रख के घुमाएंगे तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। जैसे बच्चों ये है मेरे पास, ये मान लीजिए CS2OH है, ये CHO है। तो मुझे इसको ऊपर ले जाना है। तो देखिए ऊपर ले जाना है तो मैंने वर्टिकल लाइन को पकड़ा, वर्टिकल लाइन को पकड़ के मैंने ऐसे किया, इस तरीके से किया, ऊपर करना है मुझे। ध्यान से देखो, इसको पकड़ के आप ऐसे करोगे तो जो ग्रुप इधर है वह इस तरफ आ जाएंगे, जो ग्रुप इधर है वह इस तरफ से आ जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको करोगे तो ऐसा आपको दिखेगा बच्चों। आप एक बार सभी बच्चे अगर इसको देखेंगे, करके देखेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आएगा ऐसा। अब इसमें क्या था बच्चों कि टॉप मोस्ट फंक्शनल ग्रुप जो था वह टॉप पर नहीं था, इसलिए हमने ऐसा किया। तो इसको मैंने 180 डिग्री रोटेट किया। तो यहाँ पर हम एक नोट करके लिख लेंगे, इफ फिशर प्रोजेक्शन इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर देन इट्स कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स सेम। तो इसको मैंने घुमा दिया। अब घुमाने के बाद C1 यहाँ पे आ गया। अब बहुत इजी हो गया बेटा, 2 पर भी हो गया L और 3 पर भी क्या हो गया L। बच्चों देखो इसमें एक बात आती है, जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे हम नोमेनक्लेचर कर रहे थे। जैसे यहाँ पे 2D लिखा था, यहाँ 3D लिखा था, यहाँ 4D लिखा था, यहाँ 5D लिखा था हमने। अब बच्चों साइंटिस्टों ने उससे वॉन्ट ऑफ से पूछा कि भाई ये क्या नोमेनक्लेचर है भाई। अगर मान लीजिए किसी कंपाउंड में 15-20 कायरल कार्बन होंगे तो हर जगह हमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन देना पड़ेगा। तो फिर वॉन्ट ने क्या किया, फिर वॉन्ट ने जवाब दिया कि इफ कंपाउंड हैव मोर देन 1 कायरल सेंटर देन देयर कॉन्फ़िगरेशन एज ए वोल इज प्रेडिक्ट बाय देयर बॉटम एसिमेट्रिक कार्बन एटम।
मतलब उसने क्या कहा कि भाई बॉटम पे जो कायरल कार्बन होगा, एसिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब कायरल कार्बन एटम, एसिमेट्रिक जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग हो। तो इस पूरे मॉलिक्यूल का अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन असाइन करना है तो इस कॉन्फ़िगरेशन को असाइन कैसे करोगे आप? जो बॉटम वाला जो कार्बन है, कायरल कार्बन है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसे ही हम पूरे मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। तो इसका नाम होगा बच्चों डी ग्लूकोज। इसका नाम है बच्चों डी ग्लूकोज। तो बॉटम कार्बन से हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करेंगे। अब हमें 2D 3D वगैरह करने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन असाइन करें। अब जैसे देखो बच्चों, इसमें एक और एग्जांपल आता है। अब जैसे इसका नोमेनक्लेचर अगर हमें करना है तो हम कैसे करेंगे? हमें बॉटम पे कायरल कार्बन देखना है। अब देखो बच्चों, इस एग्जांपल में मैंने एक जरा सा ये किया है। मेरे अकॉर्डिंग तो ये बॉटम वाला कायरल कार्बन ये वाला है, ये वाला कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों मैंने CH2OH को ऐसे लिख दिया आपको गलती कराने के लिए, क्योंकि CH2OH को दो वैलेंसी सेम है तो ये कायरल कार्बन एटम नहीं है। तो बच्चों इस CH2OH को मैंने इसको इससे इस तरह से लिख दिया है कि CH2OH। तो ये वाला कायरल कार्बन नहीं, ये वाला कायरल कार्बन है। तो इसके बिहाफ पे हमें जो सबसे बॉटम में जो कायरल कार्बन होगा उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें नाम देना पड़ेगा। तो इसका नाम आएगा डी, और इसका वैसे नाम होता है मेनोज, तो इसका नाम है डी मेनोज। बाकी ग्लूकोज मेनोज वगैरह के स्ट्रक्चर हम कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो ये ध्यान रखना, इस वाले से डिसाइड नहीं करना है क्योंकि ये कायरल कार्बन एटम नहीं है। कायरल कार्बन एटम ये वाला है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम ये वाला है। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन इससे डिसाइड करना है, इससे डिसाइड नहीं करना है। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोजेक्शन इंटर कन्वर्जन। मेनली 4 टाइप के प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, फिशर प्रोजेक्शन, वेस्टजेट प्रोजेक्शन, दोनों को हम पढ़ चुके हैं। अब साहूर्स प्रोजेक्शन आता है। तो बच्चों देखो साहूर्स प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं हम, साहूर्स कैसे बनाते हैं, जैसे ये एक आगे वाला कार्बन, एक इसके पीछे वाला, एक ये इसी तरीके से हम इसको ऐसे बना सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं बच्चों। अगर आप देखें तो बच्चों कैसे बनाना है, ये अगर ये देखें ऐसे और ये ऐसे, तो ये y है बेटा, उल्टा y, और ये भी मैंने उल्टा y बनाया, ऐसा ऐसा और ऐसा उल्टा y। या तो आप दोनों उल्टे y बना दें। इसमें देखिए बच्चों, ये मैंने ऐसे बनाया, उल्टा y बनाया, और ये मैंने सीधा y बनाया y। तो या तो आप दोनों उल्टे y बना दें, या एक उल्टा एक सीधा y बना दें, या फिर आप दोनों सीधे y बना दें। तो इस तरह का जो प्रोजेक्शन होता है उसको बोलते हैं हम साहूर्स प्रोजेक्शन। इसके बाद बच्चों एक और प्रोजेक्शन आता है, वह है न्यूमेन्स प्रोजेक्शन। न्यूमेन्स प्रोजेक्शन, एक न्यूमेन्स प्रोजेक्शन। देखो न्यूमेन प्रोजेक्शंस में कैसे करते हैं बच्चों, न्यूमेन प्रोजेक्शन को कैसे बनाते हैं? न्यूमेन प्रोजेक्शन में बच्चों एक सर्किल बनाते हैं। पहले हम सर्किल बनाया, इस सर्किल में हमने ये रखा, ये वाला कार्बन ये होता है फ्रंट वाला कार्बन, मतलब सामने वाला कार्बन होता है। ऐसा हम चाहें तो फ्रंट वाले कार्बन के पीछे ऐसे के ऐसे, पीछे ऐसे ये रख दें, ठीक है। या फिर कई बार हम ऐसे भी बनाते हैं इसको बच्चों, ये ऐसा 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 ऐसा। ये वैसे बच्चों एक्लिप्स्ड फॉर्म है और ये इसके स्टेगर्ड फॉर्म है। इसे हम डिटेल में कन्फर्मेशन आइसोमर्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि भाई न्यूमेन्स प्रोजेक्शन कैसे बनाते हैं। ये इसके आगे वाला कार्बन और ये वाला जो कार्बन है ये पीछे वाला कार्बन, ये आगे वाला कार्बन, ये वाला आगे वाला कार्बन, इस आगे वाले कार्बन के पीछे वाले कार्बन से 3 आटे जुड़ेंगे। अब ये 4 तरह के जो प्रोजेक्शन है बच्चों, इन प्रोजेक्शन में हम एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन करना सीखेंगे। इंटर कन्वर्जन करना, फर्स्ट Weisdorf projection, Weisdorf projection change into Fisher projection। तो Weisdorf को हम फिशर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। नंबर फर्स्ट एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये COOH, ये मिथाइल और ये H। इस वाले प्रोजेक्शन को मुझे जो है बच्चों इसमें फिशन में कन्वर्ट करना है।
तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे बना लो। सबसे बेस्ट मेथड है, कभी कहीं गलती नहीं होगी, आप इसका आरएस कर लें बच्चों। क्या कर लें? आरएस। अभी हमने आरएस सीखा ही था इसमें। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दो बेटा? ओएच को। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको। कैसे जा रहा हूँ मैं? जा रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने पे आर आएगा। अब आपको ये एटम और ग्रुप ऑफ एटम को फिशर पोजीशन पे रख देना है। फिशर पोजीशन में इस तरह रखना है बच्चों की इसका भी नोमेनक्लेचर क्या है? आर ही आए। तो देखिए इसका नोमेनक्लेचर आर आने के लिए मैंने क्या किया, ये ऐसा रख दिया OH, H और मिथाइल। देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, एस जा रहा हूँ, एस जा रहा हूँ, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर है। अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है तो एस नोमेनक्लेचर आर में कन्वर्ट हो जाता है और आर नोमेनक्लेचर जो है वह एस में कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने वेस्ट डैश इसमें फिशर प्रोजेक्शन के अंदर पढ़ा था रूल में। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं बच्चों इंटर कन्वर्जन वाला। ये मेरे पास वेस्टेज प्रोजेक्शन है। इस वेस्टेज प्रोजेक्शन को मुझे फिशर में कन्वर्ट करना है बच्चों। तो फिशर में कन्वर्ट करने के लिए पहले ऐसे फिशर बना लो। अब आप इसका आरएस कर लो। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, ऐसे जा रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो आएगा आर। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी, एस जा रहा हूं तो ये आएगा एस। अब आप क्या करो, यहाँ पे एटम और ग्रुप ऑफ एटम को इस तरीके से रख दो कि इसका नोमेनक्लेचर भी क्या आ जाए? ऐसा आ जाए। जो आर है तो आर से आर आ जाए, एस है तो एस से एस आ जाए। जैसे मैंने मान लीजिए ऐसे रख दिया। फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी में एस जा रहा हूं, लेकिन लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होने की वजह से ये आ जाएगा आर और ये आ जाएगा एस। 1 2 3 आर जा रहा हूं लेकिन आएगा एस। तो इस तरीके से आप करें। कैसा भी वेस्टेज पोजीशन दिया हो या फिशर पोजीशन दिया हो, आप आरएस कर लें, ऑप्शन से उसे सेट कर लें। इससे आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा बच्चों। सेकेंड इंटर कन्वर्जन जो आता है हमारे पास, वो आता है बच्चों फिशर प्रोजेक्शन चेंज इनटू साहोर्स प्रोजेक्शन। साहोर्स प्रोजेक्शन, साहोर्स प्रोजेक्शन के अंदर चेंज करेंगे फिशर प्रोजेक्शन को। तो देखिए बच्चों, कोई भी फिशर पोजीशन बना लेते हैं हम, Cl और ये CH3। अब बच्चों साहोर्स को कैसे बनाते हैं आप जानते हो, साहोर्स में उल्टे वाई बनाते हैं या सीधे वाई बनाते हैं। अब देखिए ये ऐसा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों इस तरीके से, तो इसको ऐसे कर दिया मैंने, इसको ऐसे कर दिया तो बच्चों PH, Br और H ऐसे आ गया। अब इस वाले पोजीशन को इस पे फोल्ड कर दिया, तो इस पे अगर आप फोल्ड कर दोगे तो PH के पीछे कौन दिखेगा? मिथाइल। PH के पीछे दिखेगा मिथाइल तो मिथाइल, Br के पीछे दिखेगा Cl और H के पीछे दिखेगा H। इस तरीके से अपन बना सकते हैं। हम चाहें बच्चों तो इसको ना सीधा वाई बनाने के लिए हम 120 भी घुमा सकते हैं, अगर हम चाहें। अगर आप चाहते हो तो घुमाएं तो ऐसे 180 डिग्री। वैसे ये भी प्रोजेक्शन सही है, जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसा कर लेते हैं। PH, Br, H ये। अब मैंने इसको घुमाया बच्चों, तो घुमाने पे ये Cl तो इधर आ गया, ये H इधर आ गया, ये मिथाइल इधर आ गया। 180 घुमा दिया तो 180 में ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। इसके बाद थर्ड प्रोजेक्शन आता है बच्चों हमारे पास फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन चेंज इनटू फिशर प्रोजेक्शन चेंज इनटू न्यूमेन्स प्रोजेक्शन देखिए ये फिशर पोजीशन बना लेते हैं अपन। OH, ये Cl, H मिथाइल। इसको न्यूमेन में कन्वर्ट करना है। न्यूमेन में कन्वर्ट करने के लिए वही सर्किल बनाते हैं। आगे वाला कार्बन सेम कुछ ही नहीं है बच्चों, ये जैसे बनाया था। तो इसमें अगर मैंने एक सर्किल लगा दिया तो ये इस तरह बन गया। तो देखिए इधर इस वाली लाइन को ऐसा कर दिया तो ऊपर की तरफ है PH, ऊपर की तरफ PH, इस तरफ क्या है बच्चों OH, इस तरफ क्या है बच्चों H। अब इसको इस पे फोल्ड कर दिया। इसको फोल्ड कर दोगे तो PH के पीछे कौन चला जाएगा? मिथाइल। तो PH के पीछे चला गया मिथाइल, OH के पीछे आ जाएगा बच्चों Cl, H के पीछे आ जाएगा C। आप चाहो इसे
आप इसे चाहो तो किसी भी कार्बन को, या तो आगे वाले कार्बन को, जैसे ये वाला कार्बन आगे वाला कार्बन है या फ्रंट वाला कार्बन है, किसी भी कार्बन को 60, 120, 180 अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसे मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। जैसे मैंने पीछे वाले कार्बन को बेटा मैंने 60 डिग्री घुमाया, तो ये OH, H, ये मिथाइल, ये Cl और ये H, इस तरीके से हम ये इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं एक दूसरे में। अब बच्चों इंटर कन्वर्जन से रिलेटेड आपको जो है घर पे प्रैक्टिस भी करनी है, और इससे रिलेटेड जब हम इनमें रिलेशंस निकालेंगे तो इस इंटर कन्वर्जन से एक दूसरे में कन्वर्ट करके रिलेशन से वहाँ भी प्रैक्टिस करेंगे। अभी बच्चों को सभी से अच्छे से समझ लेना है और इसकी प्रैक्टिस कर लेना है।